बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था वो मेटाफिजिक्स को ही डिस्कस किया था और मेटाफिजिक्स में हमने ये बताने की कोशिश की कि मेटाफिजिक्स जो है वो एक किसी भी इंसान की कोई थियरी ऑफ रियलिटी हो सकती है और मेटाफिजिक्स एक कॉम्प्लेक्स चूँकि प्रॉब्लम से डील करती है इसलिए इसको सब डिवाइड किया गया था 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर या ब्रांचेस के अंदर। एक कॉस्मोलॉजी, एक ऑन्टोलॉजी और एक टेलियोलॉजी। और आज हम जो है वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो कोर्स है उसका जो पहला सेक्शन है दैट इज़ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कौन सी कैटेगरी पे फॉल करता है, मेटाफिजिकल एनालिसिस की कौन सी कैटेगरी पे सब्सटेंटिवली वो फॉल करता है या एकेडमिकली फॉल करता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो मेटाफिजिक्स की जो ब्रांच है ऑन्टोलॉजी वो बेसिकली डील करती है ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम से, ह्यूमन नेचर से। तो अगर हम ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, कोई भी इंसान ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे तो मोस्ट प्रोबेबली वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में या जिस फ्रेमवर्क के अंदर एक्सप्रेस करेगा वो ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस है। तो आज जो है हम पहला सेक्शन जो है वो अपने कोर्स का वो शुरू करेंगे दैट इज़ ह्यूमन नेचर। तो पहले जो है मैं इस सेक्शन का जो है स्ट्रक्चर जो है आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये दिस सेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट subheadings. That human nature, first we are going to differentiate 2 different approaches to human nature. One is the essentialist, the other is the non-essentialist. I'll explain it to you कि non-essentialist perspective क्या है और essentialist perspective क्या है। उसके बाद essentialism में we will discuss 2 conceptions of human nature. One is the rational view of human nature. The other is the religious view of human nature. In non-essentialist perspective, we will discuss 2 different non-essentialist perspective. One is the scientific view of human nature. Then existentialist view of human nature. And in the end, we will discuss another view that is Eastern view of human nature. Eastern view of human nature, and out of Eastern view we will discuss Buddhism. So in that manner we will discuss 5 different views about human nature. The rational view, the religious view, the scientific view, the existentialist view, and the Buddhist view. 2 from the essentialist perspective, 2 from the non-essentialist perspective, and Buddhism will be discussed separately, and it will up to you whether you will consider Buddhism as an essentialist perspective or a non-essentialist perspective. That will be up to you. So that will be the structure of this section. मसला ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यही 5 conceptions human nature के हैं
या यही दो अप्रोचेस हैं ह्यूमन नेचर को एड्रेस करने की, ये मतलब मकसद नहीं है। इस सेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि जब कोई इंसान ह्यूमन नेचर के बारे में कोई जजमेंट पास करता है या कोई क्लेम करता है, तो उस क्लेम को सब्सटैंशिएट करना कितना मुश्किल है। जो असल ऑब्जेक्टिव है इस सेक्शन का वो ये कि ह्यूमन नेचर के बारे में कोई पोजीशन लेकर उसको डिफेंड करना और सरवाइव करना उन क्रिटिसिज्म्स को जो आपकी पोजीशन से इम्प्लाई होते हैं, ये एक मुश्किल काम है। क्यों ये मुश्किल काम है? ये मुश्किल इसलिए है कि ह्यूमन नेचर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, एक हाईली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के ऑन्टोलॉजिकल अकाउंट्स पेश किए हैं ह्यूमन नेचर से मुताल्लिक। हम ये 5 डिफरेंट व्यूज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियली ज़्यादातर लोग इनके करीब करीब ही अपनी पोजीशंस इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में यही 5 व्यूज़ रहे, लेकिन ये 5 बड़े डोमिनेंट व्यूज़ हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर रहे। अब ह्यूमन नेचर को अप्रोच करने का तरीका क्या है? ह्यूमन नेचर को अप्रोच करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप एसेंशियलिज्म की बुनियाद पर ह्यूमन नेचर को अप्रोच करना चाहते हैं, नॉन एसेंशियलिज्म की बुनियाद पर ह्यूमन नेचर को अप्रोच करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट होकर अप्रोच करना चाहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होकर अप्रोच करना चाहते हैं। ये इसकी भी बड़ी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ के अंदर बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी अपनी पोजीशंस को जस्टिफाई किया। तो पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को, सिर्फ ह्यूमन नेचर ही नहीं, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का रिवायती तरीक़ा फ़िलासफ़ी में, ट्रेडिशनली फ़िलासफ़ी के अंदर जो अप्रोच रही है क्लासिकल पीरियड से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक, यानी कि तकरीबन 2500 साल में, वो प्रीडोमिनेंटली उसमें एक जो अप्रोच है वो एसेंशियलिज्म है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो एक तरीका ये है कि उस चीज़ की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको इस पेन को डिफाइन करना है तो आप पेन से ज़्यादा पेन की एसेंस पे, उसके जौहर पर, उसकी हकीकत पर, उसकी एसेंस पर जोर देंगे बनिस्बत के पेन के मकसद, या बनिस्बत के पेन के फंक्शन, या बनिस्बत के पेन के स्ट्रक्चर, या बनिस्बत के पेन की दीगर खुसूसियात। तो एसेंशियलिस्ट अप्रोच जो है वो पेन के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है, इस टेबल के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है, कायनात के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है, जानवरों पे भी अप्लाई की जा सकती है, इंसानों पे भी अप्लाई की जा सकती है। तो एक तो रवैया है चीज़ों को डिफाइन करने का एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव, और एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव एक बहुत ही डोमिनेंट पर्सपेक्टिव रहा है हिस्टोरिकली। दुनिया में बड़े बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी अप्रोच जो इख्तियार की वो एसेंशियलिस्ट अप्रोच ही कंसिडर होगी या एसेंशियलिज्म की कैटेगरी पे फॉल होगी। और जो हम जैसे आम लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी आम तौर पर एसेंशियलिस्ट अप्रोच ही इख्तियार करते हैं, और हम सब का यही ख्याल होता है कि चीज़ों से ज़्यादा अहम चीज़ों का जौहर या चीज़ों की एसेंस होती है। वंस यू ग्रिप द एसेंस you will grip the thing, you will grip the understanding of that thing, you will grip the understanding of that object, you will grip the understanding of being. तो हर being की एक essential characteristic को तलाश करने का जो attitude है उसे हम essentialist attitude कहते हैं। इस attitude के साथ लोग इंसानों को भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जो तब्दील होने वाले चीज़ें हैं वो इंसान को इंसान नहीं बनाती, बल्कि इंसान के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा जौहर होता है, एक ऐसी जिस्ट होती है जिसे इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। इंसान को डिफाइन करने के लिए हमें उस जिस्ट को,
उस जौहर को, उस एसेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमने उसे सही डिफाइन कर लिया तो फिर हम इंसान को डिफाइन कर लेंगे, और अगर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए या डिटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर हम इंसान को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एसेंशियलिज्म जो है उसके अंदर से हमने दो व्यूज सेलेक्ट किए हैं। एक रैशनल व्यू जो ये समझते हैं कि इंसान की एसेंस उसके रैशनैलिटी के अंदर होती है, या उसके रीजन के अंदर होती है, या उसकी अकल के अंदर होती है। और कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि इंसान का जौहर जो है वो उसकी मजहबियत में होता है, उसकी रिलीजियोसिटी के अंदर होता है। तो ये दो जो है हिस्टोरिकली राइवल अप्रोचेस रही हैं, और ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, कन्वर्ज भी करती हैं, डाइवर्ज भी करती हैं, क्रॉस भी करती हैं। तो ये दो अप्रोचेस हमने सेलेक्ट किए और इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो एसेंशियलिज्म की अगर एसेंशियलिस्ट अप्रोच ह्यूमन नेचर पर अगर हम अप्लाई करें तो उसकी डेफिनेशन सिंपल क्या बनेगी, दैट देयर इज ए फिक्स्ड, फाइनल, unchangeable and inseparable aspect of human existence. There is a fixed, final, unchangeable and inseparable aspect of human existence. So in order to define human beings, we have to define in terms of their essence. So they focus on that aspect of human being which is inseparable, which is fixed, which is final, which is unchangeable. That will be the essence. अब ये जो मसला है एसेंस का, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एसेंस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे कहा जाए कि इस पेन की एसेंस को डिटेक्ट करें तो ये बताते खुद एक मुश्किल काम है। एक पेन की एसेंस, व्हाट मेक्स पेन पेन? आपके ख्याल में पेन को कौन सी चीज पेन बनाती है? हाँ, अगर फर्ज किया कि उसकी निब आप कहते हैं कि वो पेन को पेन बनाती है, उसकी लिखने की सलाहियत अगर पेन को पेन बनाती है, तो जो भी चीज से हम लिखने के काबिल कर लें वो पेन हो जाएगा जी। हर वो चीज जिससे हम लिख सकें वो पेन हो जाएगी। नहीं, एसेंस के बारे में तो यही कहा जाएगा ना कि जो उससे अलग नहीं की जा सकती। अगर फर्जिया उसके अंदर भी मौजूद है, दूसरे के अंदर भी मौजूद है, तीसरे, तो फिर तो ये सेपरेट हुई है ना, ये तो पार्टिसिपेटरी है, बहुत सारी जगहों पे पार्टिसिपेट करती है। तो उसकी बुनियाद पर हम उसे एसेंस तो नहीं कह सकते जो स्पेसिफिकली रिलेटेड हो इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी पेन की एसेंस के बारे में कोई दावा करेगा ना, तो बहुत आसानी से दूसरे उसे रिफ्यूट कर देंगे। अगर आप एक दरख्त की एसेंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से लोग उसे रिफ्यूट कर देंगे। बहुत कॉमन सेंस की बुनियाद पर भी वो बहुत आसानी से उसको रिफ्यूट कर लेंगे। लोगों के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि किसी चीज़ की एसेंस को डिनाई करना, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो एसेंस को रिफ्यूट करना आसान है और डिफेंड करना मुश्किल है। दैट इज अ प्रॉब्लम। यानी कि एक मामूली आईक्यू का आदमी भी आपकी बहुत थॉटफुल एसेंशियल पोजीशन को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि एसेंस जो है वो एक रिडक्शन के जरिए आप क्लेम करते हैं। तो जब रिडक्शनिस्ट पोजीशन आप लेते हैं तो उसको टारगेट करके एकेडमिकली स्ट्राइक करना बहुत आसान होता है। तो रिडक्शनिस्ट पोजीशन को एकेडमिकली स्ट्राइक करना आसान क्यों होता है? क्योंकि आपने हदफ बिल्कुल क्लियर सामने दे दिया लोगों को, अब वो जाके उसको टक्कर मार दें, बहुत आसान है। तो इट विल बी अ बुल्स आई, और उसको निशाना लगाना आसान होता है, यानी कि आप हदफ दे देते हैं। तो दुनिया में जब भी किसी इंसान ने कोई एसेंशियलिस्ट पोजीशन ली है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है।
और अगर दुनिया के अंदर कुछ व्यूज ऐसे हैं जो सस्टेन कर गए साल सदियों तक, तो इसका मतलब है कि वो बहुत वेरी वेल थॉट या वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेरी प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से निकलकर आए। तो जो इशू है वो ये कि आपको आम तौर पे एक आम आदमी एसेंशियलिस्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट टेस्ट, दे डोंट जज एंड दे डोंट एकेडमिकली इन्वेस्टिगेट देयर एसेंशियलिस्ट पोजीशंस मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके नतीजे में जिंदगी में जब कोई उसको स्ट्राइक एक्सप्लोर कर ले और स्ट्राइक करे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट। आम जिंदगी के अंदर इंसान एक दूसरे के बारे में जो राय कायम करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि सामने वाले की एसेंस को उन्होंने ग्रिप कर लिया है, उन्होंने जान लिया। हतमी बुनियादों पर जब आप रिश्ते बनाते हैं और हतमी बुनियादों पर आप रिश्ते ख़त्म करते हैं, तो उसके पीछे जो मफरूज़ा होता है, जो असम्पशन होती है आपकी, वो ये कि आपको पता चल गया, आप जान गए इसकी एसेंस को, या आपको पता चल गया कि इसकी एसेंस क्या है, एसेंशियली आपने इसको जान लिया। इस वजह से आप जो है वो इस पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आपके लिए मुमकिन नहीं है कि अब आप इस इंसान के साथ रह सकें। तो जो आम आदमी लोगों के बारे में हतमी राय रखते हैं, हतमी राय बना लेते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, वो उसके पीछे असम्पशन ये होती है कि उन्होंने सम वे और दी अदर इस इंसान की एसेंस को जान लिया। आप लोगों की नजर से कभी कोई गिरा है? कई बार है? आपकी नजर से कोई गिरा? नहीं, आप वो छोड़ो, दूसरों को गिराना अच्छा लगता है। गिरा आपकी नजर से गिरा कोई? आपकी नजर से गिरा? कभी नहीं गिरा? आपकी नजर से गिर चुका है कोई? हाँ, आपकी कोई नहीं गिरा? हाँ, मैं तो सच कह रही हूँ। कभी कोई नहीं गिरा आपकी नजर से? ठीक है, अच्छा होगा तो ठीक है। आपकी नजर से गिरा? आप दोनों, आपकी नजर से कोई गिरा? सर आपकी, सलमान भाई, आप दोनों गिर गए। आप दोनों की नजर, आप बड़े लोग गिर रहे हैं भाई। तो ये जो गिर जाते हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपकी डेफिनेशन ऑफ एसेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, और आप ये समझते हैं कि मैंने जैसा इसको समझा था ये वो नहीं है। अब ये हो सकता है ना कि आपने गलत समझा हो ना, उसने तो नहीं डिफाइन किया अपने आप, उसने जाहिर है को फलसफी तो है नहीं कि वो उसने अपनी ऑन्टोलॉजी लिखकर इश्तिहार की सूरत में लगाई हो। आपने खुद ही उसकी ऑन्टोलॉजी अस्यूम की। और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली ट्रेंड भी हम लोग नहीं होते, या ऑन्टोलॉजिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन लेना एक मुश्किल काम है। तो ये भी मुमकिन है कि हमारी कैपेसिटी किसी की ऑन्टोलॉजी को डिटेक्ट करने की कितनी है, कितनी बेहतर, कितनी रिफाइंड है और कितनी वेल थॉट है। तो अगर फर्ज किया कि आपकी नज़रों से जितनी तेजी से लोग गिरे हैं इसका मतलब यह है कि अगर 30 साल तक आप लोग जिए तो शायद ही कोई बचे जिस रफ्तार से गिर रहे हैं लोग। जब भी मैं लोगों से पूछा, ज्यादातर लोगों की नजरों से बहुत सारे लोग गिरे होते हैं, और जब सेशन खत्म होता है मैं भी गिर चुका होता हूँ। जाते जाते मैं अगर कुछ ऐसी बात जरूर कर देता हूँ कि मैं भी गिर ही जाऊं, क्योंकि ऊपर रहने में ज्यादा नुकसान है, नीचे में आसानी रहती है। तो ये जो गिरना और उठना और गिर के संभलना और संभल के उठना, ये जो है इसका मतलब ये हो कि वो कुछ नहीं कर रहा, आप खुद ही उसको ऊपर ले आ रहे हो, खुद ही नीचे कर रहे हो,
खुद ही गिरा रहे हो, खुद ही उठा रहे हो, खुद ही गिरा रहे हो, खुद ही डिफाइन कर रहे हो। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके अंदर ये ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन बड़ी खौफनाक नताइज पैदा करती है। लेकिन जब आदमी फलसफा वगैरह पढ़ता है तो रिलेटिवली उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो क्वेश्चन कर सके अपनी डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेट एसेंस ऑफ द अदर। ये कम से कम उसमें पैदा होना चाहिए, उसूलन पैदा होना चाहिए। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में धड़ाधड़ लोग गिर रहे हैं, धड़ाधड़। टीचर कोई किसी की इज्जत नहीं करता क्योंकि धड़ाधड़ लोग गिर जाते हैं एक दूसरे की नजरों से। तो लेकिन ये कि फिलॉसफी के नतीजे में लोगों के अंदर ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि वो सर्टिट्यूड अबाउट द एसेंस ऑफ द अदर में पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक को स्पेस दें, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक को। तो बेसिकली सेक्शन की में जो कोशिश हम करेंगे वो यही कोशिश होगी कि जो सर्टिट्यूड है कमा अपनी एसेंस के बारे में तो हो सकता है, लेकिन दूसरे के बारे में जो हतमी राय हम कायम करते हैं और उसके पीछे जो हमारी असम्पशन होती है कि हमें पता चल गया, हम जान गए और हमें पता है, और उसकी बुनियाद पे उस वो डाउनग्रेड हो जाए या अपग्रेड हो जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, ये हुआ है कभी आगे गिरने के बाद दोबारा ऊपर आ गए? ऐसा हुआ है कभी? जी ऐसा हुआ है? ऐसा ही हुआ है? पहले गिरा या? ऐसा भी हुआ है। अच्छा ठीक है। आपके गिर गया तो फिर गया, आप गया आपके? नहीं, तुमने कहा गिरा तो होगा, कोई ना कोई तो। आपके गिर के कोई ऊपर आया दोबारा? नहीं, आप दोनों के गिरने के जो गिर गया बस गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया। आपका गिर के फिर ऊपर आ गया? आपका भाई जो गिर गया बस गया, आपका थोड़ी देर के लिए ऊपर आया फिर गिर गया। आपका ये ब्लड प्रेशर की तरह ना, ब्लड प्रेशर एक दो वो ऊपर चला फिर गिर, फिर मरने पहले 2-3 बार और ऊपर आया फिर गिर। आपका कोई गिर के दोबारा ऊपर आया? बस गिर गया। आपकी नजर से कोई गिरा? याद आया आपको? सबसे पीछे नहीं, आपकी नजर से कोई गिरा तो गिरने के बाद दोबारा ऊपर आया? नहीं। सलमान भाई आपका नहीं आया? आप दोनों के आने नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो देखिए मसला ये होता है कि एक होते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स, सही है ना, पर्सनल रिलेशन, और एक होते हैं ब्लड रिलेशनशिप्स। अब ब्लड रिलेशनशिप जैसे कहा ना, हमने आने नहीं आने से कुछ नहीं होता, वो तो रहता ही है रिश्ता, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ब्लड रिलेशनशिप को तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, बहुत सारे लोग कम से कम हमारी सोसाइटी के अंदर। तो आप जो है उसके साथ रहते भी हो और पेन में भी रहते हो। तो ये जो ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन होती है ना, इट मेक्स योर लाइफ पेनफुल, सही है ना। और जो सर्टिट्यूड होता है ना, बहुत ज्यादा पेनफुल कर देता है, सही है, ब्लड रिलेशनशिप को। क्योंकि यकीन मुहकम कि मैं सही समझाऊं, ठीक है। और हमारे जो रिश्ते जो हमें ब्लड के जरिए मिलते हैं वो हमारी चॉइस पे तो मिलते नहीं है, बाय चॉइस नहीं होते वो। तो चूंकि बाय चॉइस नहीं होते, इसलिए बाय चॉइस वो खत्म भी नहीं होते हैं ना, वो बाय चॉइस बनते हैं ना बाय चॉइस खत्म होते हैं। लेकिन उनके बारे में जो हम सर्टिट्यूड डेवलप करते हैं ना, वो हमारी जिंदगी को पेनफुल बना देता है। और आमतौर पे जो बेचारे बहुत कम लो आईक्यू के लोग होते हैं, वो आमतौर पे इस पेन में नहीं जाते। जो रिलेटिवली हाई आईक्यू के लोग होते हैं, जो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैंने जान लिया, मैं समझ गया, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट, उनकी जिंदगी ज्यादा डिस्टेस्टफुल रहती है pertaining to the issue of the certitude regarding the essentialist character
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल सर्टिट्यूड की वजह से। और चीज़ों की हकीकत नहीं जानने की, ये वाली बंद कर दो। चीज़ों की हकीकत ना जानकर जो सर्टिट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करता है। दूसरे तरह के जो रिलेशनशिप है पर्सनल के बाद, इंटेंशनल रिलेशनशिप, जैसे कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, इसमें भी इतना आसान नहीं होता रिलेशनशिप को ख़त्म करना। और इसके अंदर भी जो है सर्टिट्यूड अबाउट द ऑन्टोलॉजी ऑफ द अदर पार्टी, ये बहुत इसके ग्लेयरिंग कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। और जो विक्टिम होते हैं वो आमतौर पे बच्चे होते हैं उसके, क्योंकि बच्चे उस सर्टिट्यूड पे नहीं होते और बच्चों के लिए वो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और बच्चों के लिए वो दोनों अच्छे होते हैं। तो उन्हें अपनी जो ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस होती हैं उनका सर्टिट्यूड उनको साथ रहने नहीं देता। इट मीन्स दैट you are living with an enemy. It's a horrible state of consciousness. It's a very horrible state of consciousness. सही है? तो इसमें बहुत सारा जो इंटरप्ले होता है वो आपकी ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस का होता है। बहुत सारे जो सोशियोलॉजिकल सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि एजुकेटेड लोगों के बीच में इंटेंशनल लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज्यादा डिस्टेस्टफुलनेस होती है एज कंपेयर टू लो आईक्यू पीपल। उसकी वजह क्या होती है? दे आर नॉट श्योर अबाउट द एसेंस एंड दे वर नॉट एक्चुअली इन द सर्च ऑफ द बीइंग। उनका ये मसला ही नहीं होता। उनका मसला होता है खाना पीना उठना जिंदगी गुजारना, और वो डिफाइन नहीं कर रहे होते चीज को डिफाइन कर उसके साथ रहना और चीज को बगैर डिफाइन किए उसके साथ रहने में बहुत फर्क होता है। चीज को डिफाइन करके अगर आप रहना तो सारा वक्त आप तकलीफ में रहोगे और बाद में पता चला आपकी डेफिनेशन भी ठीक नहीं थी। और कभी कभार आप बगैर डिफाइन किए रह रहे होते हैं सामने वाले की एसेंस को, तो आप सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो ये जो आपकी डेफिनेशन ऑफ द एसेंस होती है ना, ये आपका बॉक्स होता है जिसके अंदर आप चले जाते हो। फिर आपका निकलना होता है मुश्किल, और आप देखते हो उन्हीं स्पेक्टिकल्स के थ्रू। और दूसरे वाला हो सकता है वैसा हो ही ना, बिकॉज ऑफ योर स्पेक्टिकल आप देख रहे हो उसको। सही है? तो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक है, और एसेंस को डिटेक्ट करना इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। तो हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने जो बताने की कोशिश की वो ये कि जो मेटाफिजिक्स से हमने शुरू किया, वी हैव स्टार्टेड विद मेटाफिजिक्स। तो असल में मेटाफिजिक्स को डिस्कस करने का बुनियादी मकसद ही ये था कि लिंक हो जाए ह्यूमन नेचर से, कि मेटाफिजिक्स कैसे लिंक करती है, ऑन्टोलॉजिकली लिंक करती है। तो जब भी आप ह्यूमन नेचर के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं तो वो जिस कैटेगरी पे फॉल कर रही होती है एकेडमिकली, वो ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी। और जब आप लोगों के बारे में राय बना रहे होते हैं, हतमी राय, वो राय जो होती है वो डिफाइनिंग मोमेंट्स होती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और वो डिफाइनिंग मोमेंट्स जो आप अपनी डेफिनेशन के थ्रू तय करते हैं, उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि वो डेफिनेशन आपकी ठीक ना हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है हर चीज़ की ऑन्टोलॉजी को करेक्टली एप्रोप्रिएटली डिटेक्ट करने की। ये इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। और कभी कभार इंसान के किए हुए अमल की बुनियाद पर भी आप उसकी ऑन्टोलॉजी और उसकी ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस को डिटेक्ट नहीं कर पाते, एक्सप्लिसिटली नहीं कर पाते।
और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, हाई प्रोफाइल लोग नहीं कर पाते और दूसरे लोग उनको स्नप कर देते हैं, उनसे ज्यादा जानने वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में एक खातून के ऊपर जिना का इल्जाम लगा था, इल्जाम नहीं लगा था, उन्होंने खुद आके कन्फेस किया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपना चेहरा फेरा। उसके बाद उसको लीगलाइज किया। वो प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे का इंतजार किया, पोस्टपोन की। उनका जब बच्चा पैदा हो गया फिर पोस्टपोन किया 2 साल के लिए, जब बच्चा दूध पीता रहा। उसके बाद फिर एक्सिक्यूशन हुई। जब एक्सिक्यूशन हो रही थी तो उनका जो खून उछला वो एक सहाबी के कपड़ों पे आया तो उन्होंने नफरत का इजहार किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इसका खून जो है वो तुमसे ज्यादा प्योर है, क्योंकि वो अपने किए को भुगतना चाह रही है, वो चाहती तो निकल सकती थी। तो बताने का मतलब ये कि स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी जो ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है उसको डिटेक्ट करना इन टर्म्स ऑफ द एक्शन भी एक मुश्किल काम है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप कहते हैं ऑन्टोलॉजी तो इसका मतलब है आप क्लेम कर रहे हैं थिंग इन इटसेल्फ, थिंग्स एज अपीयर्स टू मी नहीं कह रहे आप, थिंग्स एज अपीयर्स टू मी नहीं कह रहे, बल्कि तो आप कह रहे हैं थिंग इन इटसेल्फ। इस वजह से one has to be very very careful about the ontological position he is taking, otherwise वो बोरो कर ले किसी से, वो ज्यादा सेफ होता है। लेकिन बहुत सारे जो मैं आपको बताया हाई आईक्यू के जो लोग होते हैं, ज्यादा ज़हीन लोग होते हैं, ज्यादातर दुखी वही होते हैं क्योंकि वो चीज़ों के बारे में अपनी राय बनाने चाह रहे होते हैं। तो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन एसेंशियलिस्ट भी हो सकती है जैसे मैंने बताया, लेकिन दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो नॉन एसेंशियलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं किसी चीज की कोई एसेंस होती ही नहीं सिरे से। तो वो क्या करते हैं, इसी डेफिनेशन के अंदर नॉट का इजाफा कर देते हैं। जो एसेंशियलिज्म की डेफिनेशन, देयर इज नो फिक्स्ड फाइनल अनचेंजेबल एंड इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। In fact, there is no essence of human being at all. So if there is no fixed, final, unchangeable and inseparable aspect of human existence, it means that you cannot provide any ultimate definition of human being. और ये मामला नॉन एसेंशियलिस्ट सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हर चीज के बारे में है। यानी कि किसी भी चीज की डेफिनेट एसेंस नहीं होती, बल्कि चीजें बिकमिंग के प्रोसेस में होती हैं। तो चूंकि चीजें बिकमिंग के प्रोसेस में होती हैं और आप खुद भी बिकमिंग के प्रोसेस में हो, इसलिए किसी चीज के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती अल्टीमेट बुनियादों के ऊपर, क्योंकि वो फ्लक्स के अंदर है। जैसे कि हेराक्लाइटस क्या कहता था, all is in flux. If all is in flux, if one cannot step twice in a same river, it means that you cannot differentiate new and old. Why? Because you are by yourself is changing. तो न्यू और ओल्ड का जो नोशन है वो ये है कि आप किसी चीज से जुड़े हुए हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप पीछे और आगे देख सके। लेकिन अगर आप चेंज ही हो रहे हैं तो फिर ओल्ड तो इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि आप तो अब वो रहे ही नहीं जो आप थे पहले। तो बताने का मतलब ये कि नॉन एसेंशियलिस्ट जो है अप्रोच, वो भी एक जिंदगी को देखने का तरीका है जो दुनिया में लोगों ने इख्तियार की। उसके अंदर हम 2 व्यूज डिस्कस करेंगे कि जब इस तरह के लोग जो नॉन एसेंशियलिस्ट होते हैं, वो जब चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं नॉन एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव में,
तो ह्यूमन बीइंग्स को वो किस तरह डिफाइन करते हैं। बज़ाहिर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जो मैंने एसेंशियलिज्म का खौफनाक नक्शा खींचा, जिसकी बुनियाद पर सब लोग ज़्यादातर लोग तौबा कर रहे हैं, आइंदा इंशाल्लाह कभी एसेंशियलिस्ट अप्रोच इख्तियार नहीं करूंगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नॉन एसेंशियलिज्म के अपने चैलेंजेस। नॉन एसेंशियलिज्म आपको किसी चीज के साथ कमिटेड नहीं होने देता, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल जो है रिक्वायरमेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, ह्यूमन लाइफ की और ह्यूमन सिविलाइजेशन की, कमिटमेंट। तो अगर हर चीज ही तब्दील हो रही है तो कमिटमेंट किस बात की, मैं किस चीज के साथ कमिट हो रहा हूं, कमिटमेंट किसके साथ करूं मैं। तो नॉन एसेंशियलिज्म भी एक अलग किस्म के क्राइसिस पैदा करता है, उसको भी हम जब करेंगे उस वक्त बताएंगे। लेकिन आज हमने ये अब तक हमने आपको 3 बातें बताई। पहली बात आपको ये बताई कि जो मेटाफिजिक्स पे हमने डिस्कशन किया था वो लिंक होता है मेटाफिजिक्स की ऑन्टोलॉजिकल ब्रांच से, और ऑन्टोलॉजी जो है वो ह्यूमन नेचर के प्रॉब्लम से डील करती है। सिर्फ ह्यूमन नेचर से नहीं डील करती, गॉड से भी कर सकती है, स्पिरिट से भी कर सकती है, सब्सटेंस से भी कर सकती है, किसी भी चीज़ से। लेकिन अभी हम ह्यूमन नेचर के साथ इसको जोड़ के देख रहे हैं। दूसरी बात आपको बताई कि ह्यूमन नेचर को अप्रोच करने का एक एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, एक नॉन एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। और ज़्यादातर लोग, हम जैसे लोग, आम लोग एसेंशियलिस्ट ही होते हैं आमतौर पे। और एसेंशियलिस्ट वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि चीज़ों की फिक्स, फाइनल, अनचेंजेबल और इनसेपरेबल फाउंडेशंस होती हैं। उसको अगर हम डिटेक्ट कर लें और उसको हम डिफाइन कर लें तो फिर हम इंसान को डिफाइन कर सकते हैं, या जिस चीज़ को भी हम डिफाइन करना चाहें। उसके प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो जब हम आगे चलेंगे तो हम उसको बार बार डिस्कस करते रहेंगे। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो नज़रों से गिरने का जो तस्वुर है, जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों ने आज तो मेरी नज़र से गिर गए। यानी कि मेरे एक दोस्त हैं जो 21 साल से मेरे दोस्त हैं और तकरीबन 21 से ज़्यादा बार मैं उनकी नज़र से गिर चुका हूँ। आज तुम मेरी नज़र से गिर चुके हो। उसके थोड़े दिन बाद जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं और फिर मैं उनकी नज़र में नहीं गिरा हुआ होता, फिर मैं उनके साथ डिस्कस वगैरह, उसके बाद फिर किसी बात पर हमारा डिसएग्रीमेंट होता है और डिसएग्रीमेंट शदीद होने के बाद फिर मैं उनकी नज़र से गिर जाता। तो कई बार मैं उनकी नज़र से गिर चुका हूँ, लिहाजा अब जब वो मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूँ मैं गिर गिर के बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ये ख्याल है कि जब तक कि हम खबर के गड्ढे में नहीं गिरेंगे उस वक्त तक ये गिरने का अमल जारी रहेगा। सही है, लेकिन वो मेरी नज़र से कभी नहीं गिरेगी। इतनी बार मैं गिर चुका हूँ जो है, एक बार मैं गिर जाऊँ, क्योंकि मेरी नज़र से मोस्टली लोग नहीं गिरते कभी भी। बहुत ही शाज़ व नादिर ही है, बहुत ही घटिया काम करने के बाद भी लोग नहीं गिरे, क्योंकि मैं खुद ही बॉटम पे खड़ा हूँ तो गिरेगा कहाँ, सबसे नीचे मैं ही हूँ, तो इसलिए नहीं गिर पाते आमतौर पे लोग। सही है, तो ये कि ये भी चीज़ को देखने का एक तरीका है। ज़्यादा जल्दी नहीं गिरना चाहिए और ज़्यादा ऊपर नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि अरीब अरीब लोग धड़ाधड़ नीचे गिरते रहते हैं। एंड डोंट स्टे एट ए स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप पे नहीं खड़ा होना चाहिए, वरना लोग लुढ़कते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे। बेहतर ये है कि जो मेरे तजर्बे से मैं सीखा, फ्लैट सरफेस पे खड़े हो और नीचे ही खड़े हो, ऊपर से नीचे गिरते हुए लोगों को देखते रहे और मुतमईन में, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पीपल, ये जो ऊपर जाने का होता है वो, उसमें खतरा ये होता है कि ज़्यादातर लोग नीचे गिर जाते हैं। तो ऊपर जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मरने के बाद इंशाल्लाह सब ऊपर जाएंगे, उसके जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है कि मैं ऊपर ले जाऊंगा तुम लोगों को। फरिश्ते वगैरह जब जो काम फरिश्ते कर ही रहे हैं उसमें हमें इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत, तकलीफ में, परेशानी में पड़ने की। एक ना एक दिन हम लोग सब इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। क्रिश्चियंस जो हैं भाई वो इंतज़ार में हैं हज़रत ईसा के आने के, क्योंकि हज़रत ईसा ने ये वादा किया है अकॉर्डिंग टू जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है कि जब हज़रत ईसा आएंगे तो हज़रत ईसा आने के बाद दुनिया जो है फिल्थ और ट्रैश
और बीस्ट और मॉन्स्टर्स से भर जाएगी, तो हजरत ईसा आने के बाद जो जो ईमान वाले होंगे उनको लेके ऊपर उठ जाएंगे, और जो नीचे ईमान से आरी लोग होंगे, गुनाहगार लोग होंगे, वो एक दूसरे को इतना मारेंगे कि उनके जिस्म सड़ जाएंगे और रॉटन हो जाएंगे, और वो पूरी दुनिया में इंसानों से, बुरे इंसानों से रॉटन हो जाएगी। उसके बाद वो ऊपर ही स्टे करेंगे हजरत ईसा के साथ, और फिर हजरत ईसा उनको नीचे ले आएंगे जब नए पौधे निकल आएंगे, सब साफ हो जाएगा। ऐसा इसके इंतज़ार में वो लोग भी ऊपर जाने के इंतज़ार में, उसका इंतज़ाम हजरत ईसा ने कर दिया उन लोगों के हिसाब से। तो ये नहीं कि बहुत जल्दी नीचे नहीं गिरने दिया करें लोगों को, और नीचे ही रहा करें ज़्यादातर। अब आ जाए रैशनल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। सही है, दैट इज द स्ट्रक्चर। Essentialist, non-essentialist, 2 from the essentialist, rational, religious, 2 from the non-essentialist, scientific and existentialist, 1 is the eastern view। अच्छा, अब ईस्टर्न व्यू के बारे में भी आपको बता दूं। ईस्टर्न व्यू जो है, ये जो डिस्टिंक्शन है ना एसेंशियलिज्म और नॉन एसेंशियलिज्म की, ये प्रीडोमिनेटली वेस्टर्न है, वेस्टर्न है ये। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो है वेस्टर्न फिलोसफी की ही बुनियादों पर हुई है, तो ये मैं नहीं कहता यही एक अल्टीमेट तरीका है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को जैसे हमने पढ़ा है उस तरह मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल इसी तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके बराबर में 3 सिविलाइजेशन है। एक है पर्शियन सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन है, पर्शिया सिर्फ एक ईरान एक मुल्क नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन है। बिफोर इस्लाम भी वो एक सिविलाइजेशन थी, इस्लाम के बाद भी वो एक सिविलाइजेशन रही। तो पर्शियन सिविलाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी सिविलाइजेशन है। दूसरी इंडियन सिविलाइजेशन है जो आपके बराबर में है ज़ाहिर, और आप भी उसी के अंदर के ही लोग हैं। उसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पर्शियन लैंग्वेज के अंदर हमारे ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते, और इंडियन फिलॉसफी के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जो कि हमारी जो है वो एक इनकैपेसिटी है। संस्कृत भी हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। और तीसरी जो सिविलाइजेशन है वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, और चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी 5000 ईयर्स उसकी एज है, और वो भी एक अपना फ़लसफ़ा रखते हैं चीज़ों के बारे में, उसके बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। ये जो मॉडल है ये एक वेस्टर्न मॉडल है, सही है, एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ जनरेट किया। इसको ओवरकम करने के लिए हमने ईस्टर्न पर्सपेक्टिव को भी रखा है, और ईस्टर्न व्यू को हम इस डिस्टिंक्शन के अंदर एसेंशियलिज्म और नॉन एसेंशियलिज्म की डिस्टिंक्शन में नहीं रखेंगे, उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। और ईस्टर्न व्यूज कई तरह के हैं, यानी कि उसमें चैंगिज्म है, उसमें ताओइज्म है, उसमें कन्फ्यूशियसिज्म है, उसमें बुद्धिज्म है, और हिंदुइज्म है। उसके अंदर बहुत सारे व्यूज हैं, लेकिन हमने सिर्फ बुद्धिज्म को सेलेक्ट किया है। तो बुद्धिज्म को सेलेक्ट करने की बहुत सारी वजूहात हैं, और एक वजह यह है कि वो किसी ना किसी हद तक इस जो गैप है बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द ईस्टर्न सिविलाइजेशन, उसको किसी ना किसी तौर पर एक अपॉलॉजी होगी कि हमने इसको भी थोड़ा सा देखा है। दूसरी वजह यह है कि बुद्धिज्म जब हम पढ़ेंगे तो ये डिटेक्ट करना मुश्किल होगा कि ये एसेंशियलिज्म पे फॉल कर रहा है या नॉन एसेंशियलिज्म पे फॉल कर रहा है। इससे पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में 2 ही तरह के अप्रोचेस हैं, एसेंशियलिस्ट और नॉन एसेंशियलिस्ट, बल्कि कुछ और तरह की अप्रोचेस भी हो सकती हैं। तीसरी वजह ये कि जिस कोर्स से किताब से हमने कोर्स बनाया ना, उसमें बुद्धिज्म ही डिस्कस हुआ था, तो इसलिए मैंने बुद्धिज्म रखी है। ठीक है, तो ये भी एक वजह है। ओके, तो अब हम जो है ना वी विल स्टार्ट विद रैशनल व्यू, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो कर लें, क्योंकि वो फिर टेक्निकल बातें होंगी। अभी तक मैंने टेक्निकल बात कोई की है क्या या नहीं? मेरे ख्याल में मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया कोर्स का, और ये बताया कि एसेंशियलिस्ट अप्रोच और नॉन एसेंशियलिस्ट अप्रोच क्या है। अभी कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर लें, नहीं तो फिर हम आगे चलें।
मलाहत साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो लास्ट स्टेप होता है किसी को नजरों से गिराने का, या फर्स्ट स्टेप होता है? क्या चीज़? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। किसी से डिसअपॉइंट होते हैं जी 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 हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो गिरना नहीं होता। डिसअपॉइंट तो इंसान अपनी औलाद से भी होता है, अपने आप से भी होता है, लोगों से होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी जो गिर रहा है इसका मतलब है गिर नहीं रहे वो। डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन ग्रेट फ्रस्ट्रेशंस। तो जो आदमी एक्सपेक्टेशंस रखता है लोगों से, वो उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट होना उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा था कि जी जी आप फरमाएं। जी जी नहीं आप नहीं पहले आप बताओ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब ज्योग्राफिकल रीजन और सोशल इकोनॉमिकल प्रेशर वो भी तो व्यू पॉइंट बनाते होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। ये जो जब हम साइंटिफिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर करेंगे, जो नॉन एसेंशियलिज्म को प्रमोट करता है किसी न किसी लेवल पर, पर्टिकुलरली ह्यूमन नेचर के कॉन्टेक्स्ट में, ख़ास तौर पे जो सोशल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, वो इस चीज़ को या लेता है और इस अप्रोच को केटर करता है। और इस वक्त जो दुनिया में मॉडर्न एजुकेशन के अंदर जिस अप्रोच को प्रमोट किया गया है, पर्टिकुलरली सोशल साइंटिफिक डिस्कोर्स में, वो यही है। एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस में भी यही है। लेकिन इसके अपने पिटफॉल्स हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो फिर वो भी सामने आएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चूंकि अब हम लोग चीज़ों को एकेडमिकली देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग बच सकते हैं ना कंसेप्चुअल, देखिए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, दीज कॉन्सेप्ट्स हंट अस डाउन। ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमें हमारा शिकार करते हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं एक्चुअली आई ओन द कॉन्सेप्ट, बट टेक्निकली कॉन्सेप्ट्स ओन्स यू। सही है? इट इज नॉट यू हु ओन्स द कॉन्सेप्ट, इट इज द कॉन्सेप्ट हु ओन्स यू। तो अगर फर्ज है कि आपने गलत सेट ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन कर ली, तो आप उसके कैदी बन जाओगे। मिसाल के तौर पे विटकिंस्टाइन जो है वो एक एग्जाम्पल देता है, बी इन एन ओपन माउथ बॉटल। एक मक्खी थी जो कि खुले ढक्कन वाली बोतल में, शीशे की। अजान के बाद बात करते हैं ज़रा। मैं आपको ये बता रहा था कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो आप उनके कैदी भी हो जाते हैं। एक मक्खी जो थी, एक मक्खी जो है ना, खुले ढक्कन की बोतल में दाखिल हो गई, और शीशे की बोतल थी। जब मक्खी बाहर निकली और शीशे टकरा गई, मक्खी परेशान हो गई, क्या मैं कहाँ फंस गई। जब भी जा रही टकरा रही है। ऊपर देखा तो ढक्कन खुला हुआ था, तो उसे बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन मक्खी ने ये सोचा कि चूंकि मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ, उसका इतना आसान हल नहीं हो सकता। बहुत बड़े मसले का हल भी बहुत मुश्किल से निकलता है, ऐसा सोचा मक्खी ने। लिहाजा मक्खी ऊपर से नहीं निकली, हालांकि वो बाहर निकल सकती थी, रास्ता खुला था। लेकिन उसने कहा चूंकि मैं एक बड़े प्रॉब्लम में हूँ, इस बड़े प्रॉब्लम का हल भी बहुत मुश्किल से निकलेगा, लिहाजा वो इधर उधर टक्करें मारते मारते मर गई। लेकिन वो निकली नहीं। वो क्यों नहीं निकली? इसलिए नहीं निकली कि उसने जो प्रॉब्लम को समझा वो इतना खौफनाक था, जिसका इतना आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इंसान के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो इंसान को मुक़य्यद कर देते हैं और इंसान उनमें कैद रहता है। और वो कैद जो कि ऑन्टोलॉजिकल होती है, वो तो फिर उसका तो फिर कुछ हो नहीं सकता आदमी के साथ। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ,
जैसे मौलाना अजय देवगन एक फिल्म में थे, फरमाते थे कि वो बहुत सारे ऐसी घटिया काम करते थे, और तो हीरोइन उनसे पूछती कि भाई तुम ऐसा क्यों, तो वो कहते क्या करूं संजना मैं ऐसा ही हूँ, और वो फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेती थी कि हाँ ठीक है फिर तुम चूँकि तुम हो ही ऐसे, ये आउट ऑफ योर एसेंस हो रहा है, ये आउट ऑफ योर बीइंग हो रहा है। हालांकि अगर वो चाहते तो वो छोड़ भी सकते थे, लेकिन वो ये कहते थे क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, लिहाजा उन्होंने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं करना चाहते थे। इसको देख के, इस तरह की फिल्मों को देख के बहुत सारे लोगों ने ये जुमला सीख लिया, और बहुत सारे लोगों ने मौलाना के इस रास्ते पे चल पड़े, और वो नहीं करते उसको ठीक, हालांकि वो ठीक कर सकते हैं। ऐसा लोग जब मायूस जाते हो भी ऐसा करते हैं। वो मायूस नहीं होते, वो कहते हैं मैं मैं मुझे पता चल गया कि मेरी एसेंस क्या है, मैं जान गया अपने आप को। वो गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, वो गलत हो भी सकता है, वो सही भी हो सकता है सही हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्टिट्यूड जो होता है ना, वही आपका आपको कैद कर लेता है अपने अंदर। तो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन जो होती है वो लेने के लिए इंसान के पास या तो बहुत ही हाई आईक्यू हो, अगर हाई आईक्यू नहीं है तो फिर उसके पास कोई बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स हो। अगर ऑथेंटिक सोर्स है तो बच जाएगा, वो कहेगा भाई मैं तो नहीं, दूसरे ने डिफ़ाइन किया है, सही डिफ़ाइन किया है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको डिफ़ाइन कर दे कि आप ये हैं, तो आप तो नहीं है ना, बर्डन ऑफ नॉलेज आपके ऊपर तो नहीं है, विक्टिम तो हो सकते हो लेकिन बर्डन नहीं है, दूसरे ने डिफ़ाइन किया है मुझे। तो दूसरे ने अगर आपको सही डिफ़ाइन कर दिया तो ठीक है, गलत डिफ़ाइन कर दिया तब भी बर्डन उसके ऊपर ही होगा। लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो जो हाँ, तो जो आपने बात की कि इंसान जो लोगों की नज़रों से देखते हैं वो ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन की बेसिस पे, हमने भी बात ये की कि ह्यूमन नेचर एसेंशियलिस्ट व्यू में हर इंसान का इनसेपरेबल एस्पेक्ट होता है। तो अगर अपने इनसेपरेबल एस्पेक्ट जो मैं बनाता हूँ तो तमाम इंसानों के लिए मैं वो बनाता हूँ कि इंसान की डेफिनेशन की है, ठीक है। तो अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है तो वो उसका जो इनसेपरेबल एस्पेक्ट तो वो तो अभी भी उसके साथ ही है ना, तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन की बेसिस के ऊपर वो गिर गया। और भी कोई फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से वो मिसाल जब उसका कैरेक्टर सही नहीं है, लेकिन इंसान तो वो है ना। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मैं तो ये आम आदमी की बात कर रहा था। आम आदमी ये समझता है कि जो आदमी के बारे में जो मेरी राय है, इसकी जिस्ट की बुनियाद पे मैं दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्राइम करने वाले आदमी को क्रिमिनल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं समवन हु हैज कमिटेड क्राइम एंड ही इज समवन अदर देन क्रिमिनलिटी इन इटसेल्फ। ये एक रवैया है इंसानों का कि जब इंसान से कुछ हो जाता है तो उसे उसकी जाके एसेंस से जोड़ देते हैं। ये सही रवैया नहीं है। उसूलन आपकी बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, उसूलन ऐसा ही होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया इंसान की जो फंडामेंटल एसेंस है वो ये है, लेकिन ये इंसानियत अपने अंदर रखने के बावजूद इसने कोई ऐसा काम कर दिया है कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा कर देगा कि आप चलने लगोगे, ये भी तो हो सकता है ना फिर। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं मैंने आपको किस लेवल के ऊपर पहचान लिया है, आपकी असल के अंदर। तो जब आपकी असल के अंदर आपको पहचान लिया है तो फिर अब आप क्या सवाल है, आप कुछ भी करो रहे, चेहरा तो आपका वही रहेगा ना। यानी कि आपका असल चेहरा, में ये सुना है जुमला आप लोगों ने, आज मैंने तुम्हारा असल चेहरा देखा। ख़ास तौर पे बीवी जो है अपना आमतौर पे शौहरों, आज मुझे पता चला तुम्हारा असल चेहरा। हाँ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों हमने देखे इस तरह के मुतासरीन असल चेहरा।
मुतासिरीन असल चेहरा जो होता है वो कहता है आज मुझे पता चला तुम्हारा असल चेहरा क्या है, और थोड़े दिन बाद वो भूल भी जाते हैं कि असल चेहरा तो वो था, कौन सा था। तो कन्फ्यूशियस कहता है देयर आर 4 फेसेस ऑफ अ मैन, व्हाट यू प्रेजेंट, व्हाट यू लुक लाइक, व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट इज ट्रू। व्हाट यू प्रेजेंट is not exactly the way you look like. The way you look like is not the way you present yourself. And the way you present yourself is not what is true. सही है? तो जो आम जिंदगी में लोग गलती करते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने असल चेहरा देख लिया, असल चेहरा देख लिया। फिर लिमिटेशन लैंग्वेज की वजह से नहीं, लैंग्वेज की वजह से भी है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज की वजह से। एनालिटिकल फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर बहुत सारे फर्जिया कोई गूंगा हो और वो बोल नहीं रहा हो लैंग्वेज हो गई ना। नहीं वो सही है, लैंग्वेज होगी, लेकिन वो जो है मीनिंग दे देगा उसको कोई ऐसी जो उसने कम्युनिकेट नहीं की। आपने देखा दुनिया में बहुत सारे लोग अचानक बात बंद कर देते हैं, उनके रिश्ते जो होते हैं वो बटन्स की तरह होते हैं। एक बटन बंद कर दिया उन्होंने, लाइट ऑफ कर दी, सही है। हमारे भी एक दोस्त हैं उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, उनके साथ हमारे दोस्ती थी, और एक वाक़े के बाद जब हम दोबारा आए तो उन्होंने कहा रिलेशनशिप स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, स्पॉन्टेनियसली ख़त्म होते हैं, आप रिश्ता ख़त्म हो गया, जिस तरह लाइट बंद होती है। अगर कोई इंसान के अदा का पुतला होने को उसका एसेंस समझता है फिर तो नहीं गिरेगा ना वो धपा धप, फिर तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर लोग खता का पुतला अपने आप को समझते हैं। इंसान खता का पुतला है, ये हमेशा इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है आमतौर पे, वो भी खता कर देने के बाद। शुरू में आपने कहा था कि किसी चीज़ के एसेंस की तारीफ करना बहुत मुश्किल चीज़ है, तो ये मुश्किल इस वजह से है कि हम उसको एसेंस को सिंगुलरली वाहिद चीज़ मानते हैं। अगर हम मुख्तलिफ सिफात के मजमूए को, मुरक्कब को उसका एक एसेंस बना लें, नहीं वो नहीं होती एसेंस। एसेंस की जो डेफिनेशन है, जो क्लासिकल ग्रीक थिंकर्स ने कोशिश की, ये जो अप्रोच होती है बुनियादी तौर पर रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच में आप क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रियलिटी को एक पॉइंट के ऊपर रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि आपके अंदर सब कुछ चेंजेबल है एक्सेप्ट योर एसेंस। और एसेंस जो होता है डिविजिबल नहीं होती, सिंपल होती है। सिंपल का मतलब ये नहीं आसान होती है, सिंपल का मतलब है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, इनडिविजिबल होती है। तो वो एक तरह का एटॉमिस्ट व्यू है। इस वजह से, और आपको आगे चलकर अगर कभी हमने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ किया तो बताएंगे, मुसलमानों के अंदर जब ये डिबेट आई एट्रीब्यूट और एसेंस की, तो मुसलमानों में बड़े तूफ़ान खड़े हुए इसको लेकर। ये एट्रीब्यूट और एसेंस ऑफ द गॉड के ऊपर मुतज़िलाइट्स और आशराइट्स के बीच में ज़बरदस्त किस्म की डिबेट रही। फिर कुरान के ऊपर जो है वो ये डिबेट शुरू हो गई मुतज़िलाइट्स और आशराइट्स की, यानी कि क्रिएटेडनेस और अनक्रिएटेडनेस ऑफ कुरान के ऊपर जो डिबेट चली। अहमद बिन हम्बल को 20 साल मार खानी पड़ी उसके लिए, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम एरिस्टोटेलियन था जो इधर आया मुसलमानों के अंदर, फिर लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। तो ये मुरक्कब नहीं होता थियोरेटिकली। एसेंस जो होती है वो सिंपल होती है और इंडिविजिबल होती है, और रिड्यूस करते हैं आप उसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिलाद साहब एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी मिलाद साहब आप। जी 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 डॉक्टर साहब, जो फॉलो अप क्वेश्चन है उसी का जो आप बात हो रही थी, ये जानना था कि जब एक आदमी अपने ओन आइडियाज का प्रिजनर हो जाता है तो जो ग्रुप थिंक होती है, तो अगर इसी को आप कहें तो सोशल इल्स जो हैं और
जो नेशंस का या ट्राइब का जो माइंडसेट बनता है वो यही से बनता है। ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन मैं बार बार ये बता रहा था कि मैंने शुरू किया था इस तरह के लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ना, वो किस तरह इस डिबेट के साथ रिलेट होते हैं। लेकिन ये जो बात है आपकी कि वो ट्राइब भी शेयर करते हैं और सिविलाइजेशन भी शेयर करती हैं और रिलीजन भी शेयर करती हैं, तो एसेंस जो है इंसानों को तोड़ती भी है और एसेंस इंसानों को जोड़ती भी है। सही है, तो दोनों टेंडेंसीज होती हैं एसेंस के अंदर। अगर फर्ज किया कि इंसान एसेंस को डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद के तौर पर ले लें, तो जाहिर है कि फिर एसेंस की बुनियाद पर लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यानी कि अगर फर्ज किया कोई इंसान इंसानों की एसेंस रेस के अंदर तलाश कर ले, नस्ल के अंदर, तो जाहिर है कि दूसरे इंसान उस नस्ल के बाहर के जो होंगे वो इंसान होने के बावजूद भी जुड़ नहीं पाएंगे उससे। इसी तरीके से इसका मतलब है वो डिवाइड करेगी, डिविजिबिलिटी की तरफ लेके जाएगी इंसानों को। इसी तरीके से अगर कोई इंसान एसेंस को डिफाइन कर ले जेंडर की बुनियाद पर, तो वो इंसानों को ब्रेक करेगा, औरत और मर्द और और अब आजकल जो फैशन में है ट्रांसजेंडर के अंदर, वो के बहुत कम है लेकिन बहरहाल उनको भी फैशन में है, तो चूँकि सब लोग बोल रहे हैं कि हैं बहुत सिग्निफिकेंट। हालांकि मेरी जो इत्तलात हैं वो ये 0.0008% लोग हैं पूरी दुनिया में। लेकिन बहरहाल अगर जो एकेडमिक जो स्फीयर है उसको लोगों ने कॉलोनाइज कर रखा है, तो वो इस तरह पेश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर फर्ज किया कि ट्रांसजेंडर को भी मिला लें, तो आप इस तरह से एसेंस को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एसेंस जो है वो डिविजिबिलिटी की तरफ भी लेके जा सकती है। और अगर कोई ऐसी एसेंस है जैसे क्रिश्चियनिटी अपने साथ लेकर आई, तो वो जोड़ने की भी थी कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गॉड एंड ऑल आर द चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड। और इब्राहिमिक रिलीजन ने, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने कोशिश की कि इसे इस तरह से पेश करें कि उसमें डिविजिबिलिटी ना रहे। लेकिन जो लोग जो है वो डिवाइड कर देते हैं कि क्रिश्चियनिटी के बाहर के जो लोग हैं वो लोग, तो क्रिश्चियनिटी तो यही कहेगी ना कि भाई इंसान तो वो हैं, चिल्ड्रन ऑफ द गॉड तो है, वो नहीं पहचान रहे, अब ये उनका मसला है। इस्लाम भी यही कहेगा वो क्रिएचर ऑफ द गॉड जो है वो नहीं पहचान रहे, उनका मसला है। लेकिन एसेंस की प्लेन के ऊपर इंसान जो है वो क्रिएचर ऑफ द गॉड ही है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो डेफिनेशन ऑफ एसेंस है वो क्या है। वो आपको जोड़ती भी है, आपको तोड़ती भी है। बाज़ जो ट्राइबल डिविजन्स होती हैं, अगर आप एक बड़ी पावरफुल एसेंस की तरफ चले जाएं, तो वो ट्राइबल जो डिफरेंसेस होते हैं ओवरकम हो जाते हैं। अगर आप उसको रिड्यूस करके नीचे ले आएँ तो वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ये वेरी कर सकता है, प्ले कर सकता है। मैंने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से डिस्कशन का आगाज़ किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आप लोगों को ये बताना कि जो हाई प्रोफाइल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनका ताल्लुक कोई एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंशिया से नहीं होता, बल्कि वो आम इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहे होते हैं और आम इंसान उनको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं अपनी नॉन टेक्निकल विकैबुलरी के अंदर, अपनी नॉन टेक्निकल कंसेप्चुलाइजेशन के अंदर। और जो फ़लसफ़े के लोग होते हैं वो ज़्यादा उनको थ्योराइज कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। लेकिन डिफ़ाइन करना चीज़ों को और डिफ़ाइन करने के बाद उसके मुताबिक अमल करना, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इंसान हमेशा से करते आए हैं, करते रहेंगे। जो इस किस्म के डिस्कशंस होते हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उन कॉन्सेप्ट्स और उन डेफिनेशन की जो एक्सीडिंग लिमिट्स हैं वो हम डिटेक्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर नवान एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर नवान प्लीज। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आपने सारे व्यूज का जिक्र किया, हम इसका स्टडी कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हम इस्लामिक व्यू को क्यों नहीं स्टडी कर रहे? इस्लामिक व्यू हम डिस्कस करेंगे जब हम रिलीजियस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर डिस्कस करेंगे। रैशनल व्यू के बाद जब हम रिलीजियस व्यू डिस्कस करेंगे उसमें हम करेंगे डिस्कस।
डॉक्टर साहब ये एक अनिला साहिबा हैं, ये क्वेश्चन कर रही हैं। उनका ये सवाल है, हाउ सेल्फ एस्टीम रिलेट्स टू एसेंशियलिज्म। सेल्फ एस्टीम जो है वो डिफाइन ही आप अपने नोशन ऑफ एसेंस से कर रहे हो। क्या जिस चीज़ को आप अपनी मिसाल के तौर पे एक इंसान ये समझे कि वो इज्जत के लायक इसलिए है कि वो मर्द है, या वो गोरा है, या वो ब्लैक है, या वो राजपूत है, या जिस चीज़ से भी वो अपने आप को डिफाइन करना चाहे, अगर उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो उस नोशन के साथ जुड़ी हुई है और वो उसके तब्दील हो जाए, तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम खो देगा। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग अपने आप को डिफाइन करते हैं और अपने आप को डिफाइन करने के बाद उस डेफिनेशन के गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारते हैं सारी ज़िंदगी, और जब उनके हाथ से वो चीज़ निकलने लगती है तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम खो देते हैं। या आपने अपनी कोई डेफिनेशन बनाई और आपके इर्द गिर्द के लोगों ने उस डेफिनेशन को कबूल करने से इनकार कर दिया, ये भी पॉसिबल है। आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपके इर्द गिर्द है। जैसे इंसान जो है अपने आप को डिफाइन कर ले कि मैं बाप हूं, और जिस तरह बच्चे उसको इब्तिदा में डिफाइन करते थे वो समझे कि वो वैसे ही डिफाइन करते रहेंगे, और जब बच्चे बड़े हो गए और उसके हाथ से स्ट्रिंग्स निकल गई तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम लूज कर देता। वो सिर्फ बाप ही थोड़ी था, वो और भी तो कुछ था ना। वो इसी तरह जिस डेफिनेशन को भी आपने लिया है उस डेफिनेशन की जो फिक्सेशन है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो डिफाइन करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एस्टीम को डिफाइन कर लेते हैं उस सिस्टम ऑफ राइट से जो स्टेट ने गारंटी की है। जैसे सब लोग उस सिस्टम ऑफ राइट को रिस्पेक्ट करेंगे, और जैसे ही किसी ने उस सिस्टम ऑफ राइट को रिस्पेक्ट नहीं करे तो फौरन उनकी सेल्फ एस्टीम नीचे आ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से जैसे बहुत सारे लोग जो थे, आप लोगों को पता ही होगा, सिविल वॉर के बाद अमेरिका के अंदर, सिविल वॉर क्यों हुई थी अमेरिका के अंदर? इस बात पे हुई थी सिविल वॉर के साउथ के अंदर जो थी स्लेवरी, वो नॉर्थ कह रहा था कि आज़ाद करो स्लेवरी ख़त्म करो। तो लोगों ने जंग लड़ी और 5 साल जंग लड़ने के बाद साउथ डिफीट खा गए और लोग आज़ाद हो गए। तो जो लोग आज़ाद हुए, लोग समझे कि अब हम आज़ाद हो गए वाकई, तो वो बेचारे अपने कपड़े वपड़े पहन के, सूट वूट पहन के आ गए बेचारे ब्लैक्स। लोगों ने उनकी इस बात पे पिटाई की कि तुमने सूट क्यों पहना। मैंने कहा भाई अब तो हम आज़ाद हो गए ना। उन्होंने कहा वो तो तुम 1776 में भी हमने कहा था कि तुम आज़ाद हो गए, तो हो गए क्या तुम आज़ाद? तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्फ एस्टीम खो दी होगी ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्फ एस्टीम खो दी होगी। तो बहुत सारे लोग, यानी कि बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर जेसी ने जो है 4 गोल्ड मेडल जीते थे, और जब उसने गोल्ड मेडल जीत लिए तो उसको हिटलर जो था, वो जो भी गोल्ड मेडल जीतता था उसको सुप्रीम एथलीट के तौर पर रिकग्नाइज करता था। अगर कोई आदमी ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल ले रहा है तो वो सुपीरियर एथलीट है, सुपीरियर जीन्स है, सुपीरियर ब्लड है वो। तो हिटलर उससे ऊपर बुलवाता था और उससे हाथ शेक हैंड करता था। जब जैसी जो अमेरिकन था और ब्लैक था वो गया, तो उसको ऊपर जब वो गया हाथ मिलाने,
तो जो उनका मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट था जर्मनी का, उसने कहा व्हाट डू यू थिंक दैट हिटलर इज गोइंग टू शेक हैंड विद दिस दिस थिंग with this thing? तो वो आदमी बगैर हाथ मिलाए वापस आ गया। तो हिटलर तो एक रेसिस्ट था, हिटलर ने किया, गलत किया ना। जैसी जब वापस आ गया अमेरिका वापस आ गया, तो जैसी को बुलाया व्हाइट हाउस में दावत पे। तो जब वो मेन गेट से एंटर होने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो ब्लैक हो, तो मेन गेट से एंटर नहीं हो सकते व्हाइट हाउस में। तो पीछे से किचन के रास्ते उसको लेके गए। लेकिन जैसी ने अपनी सेल्फ एस्टीम लूज नहीं की, हिटलर ने हाथ नहीं मिलाया तब भी लूज नहीं की, और जब उसे व्हाइट हाउस में अंदर नहीं जाने दिया तब भी उसने लूज नहीं की। उसने कहा this color of my skin has been given by the God, and these status are being given by these people, so I am not going to be affected by the status given to me by my God. ये उसकी पोजीशन थी। तो इंसान की जो एसेंस होती है ना, जो वो सेल्फ एस्टीम होती है, वो अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए कैसा फ्रेमवर्क रखता है दुनिया में। वो एक स्पोर्ट्समैन था, उसको एक गोरे आदमी ने ट्रेन किया था जो उससे मोहब्बत करता था। लिहाजा हिटलर ने या जर्मन्स ने उसके साथ क्या किया, या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ने उसके साथ क्या किया, जेसी के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सेल्फ एस्टीम को इस तरह से डिफाइन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे डिफाइन करते हैं। दुनिया में लोग आपको आपकी वजह से नहीं, अपनी डेफिनेशन की बुनियाद पे पहचानते हैं। यूनिवर्सिटी में एमफिल पीएचडी की क्लासेस होती थी, तो उसमें जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते थे उनकी एक साथ मैं एक क्लास लेता था फिलॉसफी ऑफ साइंस की। तो मैं क्लास लेने के लिए, पहली क्लास लेने के लिए जब मैं गया, तो वो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें बहुत रश भी लगा हुआ था। तो मैं जब वहाँ जाने लगा तो उसने कहा कहाँ चले जा रहे हो भाई? तो मैंने कहा मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा सभी क्लास लेने जा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा आप पढ़ाने जा रहे हो, चले वहाँ जाके बाइक बाहर निकाले बाइक। मैंने कहा देखो भाई मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, टीचर हैं आप? बोले जी मैं टीचर। अच्छा टीचर हैं, जाए वहाँ चले जाए, बाहर भगा दिया। उन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि ये आदमी, इतने सारे लोग कैसे इससे पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, झूठ बोल रहा है ये, कोई नंबर 2 आदमी है जाके पीछे एसी में बैठना आता है। यूनिवर्सिटी में एक रवैया है, यूनिवर्सिटी में जब बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं ना और गर्मी ज्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग इररेलेवेंट लोग आके पीछे बैठ जाते, वो उनका कोई लेना देना नहीं होता उससे, सिर्फ एसी में बैठने के लिए। तो वो ये समझा। मैं वापस अपने डिपार्टमेंट चला गया। उसके बाद फिर जब डीन का फोन आया, डीन ने कहा अच्छा हमने पहचान नहीं पाए होंगे, अब हम इंशाल्लाह एस्कॉर्ट करेंगे आपको अंदर तक पहुंचाने के लिए, कि देख लो यही है, यही पढ़ाएगा आपको। तो अगर मेरी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती फौरन, तो दुनिया में आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी भी आपकी और डिफाइन करने की जिम्मेदारी भी आपकी। अगर आपने बहुत किसी स्लिपरी जगह पर, वही फिर मैं यही कहूँगा, स्लिपरी जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए। पहला उसूल है कि मजबूत जगह पे खड़े होना चाहिए ताकि आपके कदम जमे रहें। सही है? तो सेल्फ एस्टीम को लोग एसोसिएट नहीं करना चाहिए कि लोगों ने, हुकूमत ने ये कह दिया अब मेरी सेल्फ एस्टीम ये हो गई, अब इन्होंने ये कह दिया मेरी सेल्फ एस्टीम ये हो गई, लोग सब जमा हो गए उन्होंने तालियां बजा दी मेरी सेल्फ एस्टीम ये हो गई, मैं फेसबुक पे आ गया मेरी सेल्फ एस्टीम ये हो गई, मुझे इतने लाइक्स मिल गए। ये सब बहुत ही खौफनाक और अहमकाना चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर।
दुनिया में ये चीज़ें शफल कर सकती हैं, उसमें हमेशा ख़तरा होता है कि आप अपने आप को डैमेज करें। हसन साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग आज रैशनलिज्म शुरू कर पाए। चले खैर, हसन बात करें। हसन, your question please. If we take the non-essentialist view of human nature, Yes. is it safe to assume that the collective ontology for a specific group will need to change according to the changing needs, Yeah. social issues, economic needs, Please repeat the Yes. struggle to develop? Yes, one of the social scientific perspective, क्वेश्चन इनका ये है कि नॉन एसेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या ऐसा है जिसमें एक कलेक्टिव ग्रुप जो है वो शेप करता रहता है इंसानों की एसेंस और वो तब्दील हो सकती है। तो यस, व्हेन वी विल डिस्कस द साइंटिफिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, द सोशल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, some of the social scientists presume that yes, the collectivity is always in the process of evolution and change, and that directly or indirectly shape or change your view about your own self and things around you. So it will lead eventually to the non-essentialist perspective. But the other view, the existentialist view, is purely individualistic. We will discuss one, the collectivistic, the other, the existentialist, will be an individualistic, a hardcore individualistic perspective of non-essentialism will be discussed later on. ठीक है जी, आगे चले क्या? हम रैशनल व्यू शुरू करें हैं या नहीं? आधा घंटा सवाल किसी की बात नहीं है। इस तरह तो नहीं सवाल कर रहे जिस तरह जब लड़की का रिश्ता देखने आते हैं तो लड़के से कहते हैं बेटे कोई बात करो, तो सब लोग इस तरह तो नहीं क्वेश्चन कर रहे भाई कि क्वेश्चन करने का टाइम हो गया, चाहे हो या नहीं हो, करना जरूरी है वरना फिर फायदा क्या मेरे यहाँ हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो अब आ जाते हैं रैशनल व्यू। द रैशनल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर जो है, इसने इसकी जो एज है, द एज ऑफ दिस view of human nature is more than 3000 or 2500 years. So you can find people having this conception of human nature before Christ. सही है? तो ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे दुनिया में जो इस कंसेप्शन को मानते थे हजरत ईसा की पैदाइश से पहले भी, और फिर हजरत ईसा के तशरीफ ले जाने के बाद जब रिवाइवल हुआ मॉडर्न फिलॉसफी का, तो भी आपको 16 सेंचुरी में भी ऐसे थिंकर्स मिलेंगे, those who believe in the rational view of human nature. Even in the Muslim world you find people having this conception of human nature, particularly the Mu'tazilites. They believe that man is essentially rational being. इसी तरीके से जो है वो आज की दुनिया में जो बड़े थिंकर्स हैं, मिसाल के तौर पर हैबरमास है, जर्मन फलसफी है, जिंदा है अभी, तो हैबरमास के ख्याल में भी इंसान की जो रैशनल कैपेसिटी है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है इंसान की। और जॉन रॉल्स एक अमेरिकन थिंकर था जिस पे मेरा काम है, रॉल्स जो है वो भी इंसान को रैशनल समझता था, और भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में इस वक्त भी जो रैशनल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट करते हैं। और आम माशरों के अंदर, आम जिंदगी के अंदर भी सबसे पॉपुलर वे इंसान को डिफाइन करने का, इंसान जो है वो रैशनल एनिमल है, रैशनल बीइंग है, ये जुमले जो है इतना परपेचुएट हुए हैं कि लोगों ने इसे बोरो कर लिया है इस आइडिया को, और ये आइडिया जो है वो आम तौर पे लोग पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। सही है, तो इसमें जाहिर है कि हजारों तरह के थिंकर्स हैं, उन सबको तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम एक क्लासिकल थिंकर ले लेंगे और एक मॉडर्न थिंकर ले लेंगे। एक क्लासिकल अप्रोच क्या होगी एसेंशियलिज्म की, और एक मॉडर्न अप्रोच क्या होगी रैशनल एसेंशियलिज्म की, वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी क्रिटिक भी करेंगे बाद में, अगर हम ये कंप्लीट कर पाए। तो रैशनलिस्ट कौन लोग हैं? रैशनलिस्ट ये क्लेम करते हैं
कि the essence of human being lies in their rationality. What makes you human is not your physique, it's not your body, it's not your emotion, it's not your feeling, it's your rationality. And rationality is the intrinsic character which differentiates you from a non-human existence. यानी कि जो जानवरों से जो चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है वो आपकी रैशनल फैकल्टी है, रैशनल कैपेसिटी है. अब रैशनैलिटी इन इटसेल्फ क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम एपिस्टेमोलॉजी वगैरह करेंगे. अभी मैं जानबूझ के इसको डिस्कस नहीं कर रहा ताकि आप लोग अपने व्यूज़ को करेक्ट करने का एक और मौका आपको मिले जब आप एपिस्टेमोलॉजी कर रहे हो कि जो हम जिसे रैशनैलिटी अभी तक समझते रहे हैं वो रैशनैलिटी होती भी है नहीं. अभी वी प्रिज्यूम वॉट एवर योर नोशन ऑफ रैशनैलिटी इज़, you try to define yourself in terms of your rationality, and essentialists or rational essentialists are those people who think that what makes you human is your rationality. तो प्लेटो के ख़याल में, प्लेटो का ये ख़याल है कि एक इंसान जो होता है एक ह्यूमन सेल्फ जो होती है उसके 3 लेवल्स होते हैं. द रैशनल लेवल, इमोशनल लेवल और इंस्टिंक्चुअल लेवल. प्लेटो के ख्याल में हर इंसान के कम से कम ये 3 लेवल्स हो सकते हैं उसकी सेल्फ के. इसका मतलब क्या है, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इंस्टिंक्चुअली, यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस योर सेल्फ इमोशनली, यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस योर सेल्फ रैशनली. बट वॉट मेक्स यू ह्यूमन इज योर रैशनैलिटी. So the fundamental objective, one of the most important objective of your rational aspect of yourself is to control your instincts and emotion and makes you a normal, healthy human being. So according to Plato, it is possible that your instinctual self dominates your life. It is also possible that your emotional self dominates your existence. But if your instincts are dominating, you will not be considered as human. You will be considered as animal. So it is the purpose of the rational self to control your instincts, to control your emotions, and make you a normal, healthy human being. So the people will ask, who is going to control the rational self? Rational self is intrinsically good, just and beautiful. उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती. कंट्रोल करने की ज़रूरत उसे होती है जो जस्ट ना हो, जो ट्रू ना हो, जो ब्यूटिफुल ना हो. तो what controls your instincts and emotion is your rational self and make you a normal, healthy human being. So that is the first position taken by Plato. Let's start with instinctual self. Plato is saying that it is not, he is not saying that instincts should not be satisfied. He is not saying this, because if you are not going to satisfy your instincts, your biological survival will not be possible. So you do have a biological existence. तो आपकी एक biological existence है और biological existence की survival के लिए
आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो इंस्टिंक्ट्स आपको क्या बताती हैं? इंस्टिंक्ट्स आपको इन्फॉर्म करती हैं अबाउट द बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस which are necessary to be satisfied. So what are instincts? In a simplistic manner, instincts are biologically derived needs which are to be satisfied biologically. तो आपकी instincts क्या हैं? Hunger, thirst, sex, survival instincts, ये आपकी बॉडी के साथ जुड़ी हुई हैं। इनका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इनको सेटिस्फाई करना ही करना है। अब सवाल ये है कि आप इनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, ये है इशू। क्योंकि एट द लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल। इन फैक्ट इन सम केसेस यू आर मोर डेंजरस देन एनिमल्स। तो जानवरों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनकी भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो भी सेक्स करते हैं, उनके अंदर भी एग्रेशन होता है। तो बुनियादी तौर पर इंस्टिंक्ट्स के प्लेन के ऊपर आप में और जानवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इंसान जो हैं वो बुनियादी तौर पर जानवरों से अपने आप को डिफरेंशिएट इंस्टिंक्ट्स के लेवल पे नहीं करते, बल्कि मैकेनिज़्म ऑफ सेटिस्फाइंग योर इंस्टिंक्ट्स की बुनियाद पे करते हैं कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के कौन से प्रोसीजर्स, कौन से मेथड्स, कौन से एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में इंसान ऐसे होते हैं जिनकी इंस्टिंक्ट्स उनकी रैशनल सेल्फ को डोमिनेट कर सकती है, करती रहती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को भूख लगती है तो वो गुस्सा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, धक्के देना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखे शादियों में हैं? रमज़ान में भी ये होता है, शादियों में भी होता है। लोगों के मूड ऑफ हो जाते, खाने में देर होती जाए तो लोगों का मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मूड में फ्लक्चुएशन आ रही है वो उसकी डोमिनेशन की वजह से है, जो इंस्टिंक्ट उसको डोमिनेट कर रही है। तो प्लेटो के ख्याल में इंस्टिंक्ट जो है वो आपको अफेक्ट कर सकती है, आपकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स आपको अफेक्ट कर सकती है, आपकी इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आपको अफेक्ट कर सकती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं फियर की वजह से, हैं? अगर उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाए, जैसे आप लोग छिपकली को देख के क्या करते हो? कमरे में छिपकली आए तो आप लोग क्या करते हो? मार देते हैं आप पहले डरते थे, अब नहीं डर यानी कि अपनी जान बचा के भाग जाते हैं आप, हैं? नहीं, अब तो हम अटैक करते हैं। अटैक क्या बराबर का मुकाबला होता है या कभी कौन जीतता है उसमें? नहीं जी, आप उसे मार देते हैं। हो सकता है ना वो छिपकली आपको अपना रूममेट समझती हो। मैं नहीं समझता उसको। वो आपसे मोहब्बत करती हो, आपको देखती हो ऊपर से, हम दोनों साथ रहेंगे, ये मेरा भी कमरा है, मेरा दोस्त है। वो अपनी छोटी दूसरी छिपकलियों को ला ला के दिखाती हो, देखो ये मेरा दोस्त है, ये यहाँ बेड पे सोता है, मैं यहाँ दीवार पे सोती हूँ, मैं इसके लिए सारे मच्छरों को खा जाती हूँ, सारी मकड़ियाँ खा जाती हूँ, मैंने इसको कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने देखा आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागी, आपने उसको मार दिया बगैर किसी वजह के। क्यों आपने मार दिया? क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट जाग गई। उसने आपको ये नहीं सोचने दिया कि भाई मैं क्यों मार दूं इसको,
क्यों मैं ये करूं? आपने उसे इसलिए मार दिया कि आपने इनसिक्योरिटी फील की। तो जब इंसान को ये एहसास होता है कि वो इनसिक्योर है तो वो हमला भी कर सकता है, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी कोई हमला करने की। इसको आप एक्सपैंड करें अगर ह्यूमन माइंड के ऊपर, तो लोग कहां कहां जाके हमला नहीं करते। कराची यूनिवर्सिटी में टीचर्स रहते हैं ना बेचारे, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लेजर्ड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, गो जिसे कहते हैं, घूम रही होती है। सोचो कोई टीचर अगर देख ले उसकी रूह फना हो जाएगी उसको, जो पढ़ने लिखने, इल्म अदब, पढ़ने लिखने की बातें करने वाला। तो देख लिया कुछ टीचर्स ने, उन्होंने कहा वो भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़तरे में। उन्होंने बहुत शोर वोर मचाया, यूनिवर्सिटी ने इंतज़ामात किए, स्पेशलाइज लोग बुला, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में गो मार दी। वो इंसान को कुछ नहीं कहती, डरपोक भी होती है वो। तो जब उनको मार रहे होंगे लोग, तो ये सोचो क्यों मुझे, आखिर जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों मारा, तो वो कह रही होगी मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन उन्होंने मार दिया बेचारी को, कुछ बोल भी रही होगी, फरियाद कर रही हो, लेकिन मार दिया सबको। उनको तो मार दिया इन्होंने, अभी ख़त्म नहीं हुई लेकिन मार दिया बहुत बड़ी तादाद में। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने नोटिस किया कि कराची यूनिवर्सिटी में कव्वे बहुत ज़्यादा हो गए। इतने कव्वे कि आप लॉन में बैठ के कुछ खा पी नहीं सकते, कव्वे आ जाते और नीचे आ जाते हैं और प्लेट से बिस्किट उठा के ले जाते, सामने आपके सामने उतर के आए थे, इतने दीदा दिलेर कव्वे। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या है। तो हमारे दोस्त हैं, उनके दोस्त जो है बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि देखो भाई मसला ये था कि यहाँ पे जहाँ पे कव्वे होते हैं ना, वहाँ गो होती हैं, और ये गो जो होती है कव्वे के अंडे खाती है। तो उससे क्या होता है, इनका जो बैलेंस रहता है। तो आपने क्या किया, आपने गो मार दी और कव्वे के धड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके धबाधब उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब उनका कोई प्रेडेटर मौजूद नहीं है, लिहाजा वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो बताने का मतलब ये कि आपका जो इनसिक्योरिटी है, आपकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो आपको बहुत कुछ ऐसा करवा देती है जो आप आमतौर पे नहीं करना चाह रहे। तो दुनिया में इसी तरीके से गुस्सा, इंसान को गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर एक आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो प्लेटो कहता है नाउ पीपल आर नॉट गोइंग टू कंसिडर यू एज ह्यूमन बीइंग, पीपल विल कंसिडर यू एज एन एनिमल एंड दे विल ट्रीट यू लाइक एन एनिमल। इंसान अगर अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो लोग आपको फिर इंसान नहीं समझेंगे और अपने माशरे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो या तो आपको मार देंगे या आपको निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे आपसे भूख कंट्रोल ना हो, किसी के घर आप चले जाएं और थोड़ी देर तक बैठे रहें और आप इस उम्मीद पे गए थे कि आपको खाने को कुछ मिलेगा, और आपका एक ही उसूल है आया हूँ कुछ ना कुछ तो खा के जाऊँगा। इस उसूल के तहत आप जिंदा है, खाने के लिए जिंदा है। वो आपको खाना दे नहीं रहे, आप बैठे हुए हैं, फिर आपने उनको इंटिमिडेट करने के लिए कुछ पानी को पीने को मिल जाएगा। इस जुमले में ये होता है कि कम से कम पानी ही दे दो जालिमो मुझे। तो उन्होंने कहा जी 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 पानी, खाली पानी उन्होंने दे दिया। पानी पी के आप बैठे रहे और फिर आपने यह किया बहुत हो गया, आप खुद ही उठ के उनसे बातें करते हुए उनके किचन में चले गए और उसमें से चीज़ें निकाल के वहीं पे खानी शुरू कर दी। तो वो लोग आपको नॉर्मल इंसान नहीं समझेंगे, कोई समझेंगे ये पागल है या ये
जानवर, और इंसान इंसानों को भी खा सकते हैं अगर उनका मूड बन जाए। तो इंसान इंसानों को खाते रहे हैं, खा जाते हैं इंसान। अलास्का में एक जहाज़ गिर गया था और वो उसके अंदर 101 जो पैसेंजर थे, या 101 से ज़्यादा थे, 101 को तो वो मर गए बहुत सारे, और कुछ बच गए। तो जो लोग बच गए उन्होंने 101 दिन सरवाइव किया वहाँ पे मरे हुए इंसानों को खाकर। 101 दिन तक पहाड़ों पर वो इंसानों को खाते रहे, मरे हुए इंसानों। तो इंसान जो है वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे जो लवर्स होते हैं ना, वो भी एक दूसरे को खा जाते हैं। एक लड़की थी जिसने अपने 2 लवर्स को खा चुकी थी, और तीसरे लवर को खाने के दौरान वो पकड़ी गई, और उसके ऊपर बाद में केस चला। उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, क्योंकि उसने ये किया कि खाने के बाद मज़े का नहीं लगा उसको अपना लवर, तो उसने उसके जो स्टेक्स वगैरह बनाए थे वो दूसरे लोगों में भी बांट दिए। तो अब आप ये सोच रहे हो कि उसने खाया ही क्यों बेचारे को। तो मोहब्बत की मेराज क्या होती है, इंतहा क्या होती है मोहब्बत? मोहब्बत की इंतहा होती है एक होना। तो एक होने का असल तरीका क्या है? फ्लो विद द ब्लड। तो जब तुम किसी को खा लो तो वो तो तुम्हारे खून में रगो जाम में तैर रहा है ना। तो उसने खाया लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, फीलिंग नहीं आई, तो उसने कहा कि इसका मतलब है मुझे पता चल गया कि मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। सही है ना? इसी तरह उसने दूसरा भी, और तीसरे पे फिर वो पकड़ी गई। तो इंस्टिंक्ट्स जो है वो बहुत ही खौफनाक एस्पेक्ट है, और इंसान की जो इंस्टिंक्ट्स है चूँकि उसके साथ इमोशंस भी मिल जाते हैं, लिहाजा वो डबल एज सॉर्ड बन जाती है। यानी कि अगर आप खाना ही नहीं खाना चाहते, खाना भी खाना चाहते हैं और लोगों को डराना भी चाहते हैं, आप खाना भी खाना चाहते हैं और लोगों पे मज़े भी लेना चाहते हैं। यानी कि खाना, अगर आप बहुत भूखे हैं तो आप अगर भुट्टे के दाने खा लें तो आपका पेट भर जाएगा। शदीद भूख में आप कोई भी चीज़ खाएं आपका पेट भर जाएगा। तो इसका मतलब है पेट भरना आपका मसला नहीं है, आप पेट नहीं भरना चाह रहे, आप कह रहे हैं मज़े भी चाहिए मुझे। सही है ना? और जो उसकी प्रेजेंटेशन हो वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें उसको गार्निश भी किया हुआ हो और उसमें एक एस्थेटिक सेंस भी हो वगैरह वगैरह। नहीं, आपने देखे फेसबुक में लोग खाने की प्लेट की तस्वीर खींच के लगाते हैं, दूसरे लोग एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। यार हम लोगों के घर में तो इस तरह नहीं होता, हम लोगों को तो इस तरह खाना नहीं मिलता, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है खाना को की बुनियाद पर इंसानों में तमीज़ और तफरीक करते हैं। खाना जो है वो सिविलाइजेशनल इम्पेरेटिव बन जाता है लोगों के लिए। नहीं, जैसे बर्नार्ड लुइस जो है वो ये कहता है कि दुनिया में कई सिविलाइजेशंस हैं। कुछ हैं कटलरी सिविलाइजेशन, छुरी कांटे से खाने वाले, कुछ हैं चॉपस्टिक सिविलाइजेशन, डंडियों से खाने वाले, और कुछ लोग उंगलियों से खाने वाले। तो जो हाई आईक्यू की सिविलाइजेशन है वो खाती है कटलरी से, जैसे यूरोसेंट्रिक सिविलाइजेशन। इसी तरीके से कुछ सिविलाइजेशन है जो खाती हैं चॉपस्टिक से, जैसे फार ईस्ट, चाइना, जापान, कोरिया, ये पूरा येलो रेसिस चॉपस्टिक। और कुछ खाती हैं उंगलियों से, जैसे हम लोग, इंडियंस, अफ्रीकन्स। तो बर्नार्ड लुइस ये कह के रुकता नहीं है, फिर वही कहता है कि जो उंगलियों से खाने वाली कौमें होती हैं इनका आईक्यू लो होता है, लो आईक्यू।
और इस्लाम कहाँ फैला है? जहाँ जो उंगलियों से खाने वाली कौम है। और इस्लाम कहाँ नहीं फैला? जो कटलरी से खाने वाली कौम है। ऐसा वो आर्ग्यूमेंट डेवलप करता है। तो खाना जो है ना, खाना, पेट भरना, इंस्टिंक्ट आपको सिर्फ ये बता रही है पेट भरो, लेकिन उसमें चूंकि इमोशन और बहुत सारे फैक्टर्स और इन्वॉल्व, इट बिकम मोर लीथल, मोर डेंजरस, मोर प्रॉब्लमैटिक। इसलिए प्लेटो कहता है इंस्टिंक्ट को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं किया और मास्टर नहीं किया तो फिर लोग आपको इंसान के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। पीपल विल ट्रीट यू लाइक एन एनिमल। एक इंसान को, आप लोगों को अपनी माँ पे गुस्सा आता है? या आप लोगों को कभी आया ही नहीं गुस्सा माँ पे? है? आता है? सही है। तो फर्ज किया कि माँ पे गुस्सा आ जाए तो, और आप कहें कि मैं अभी बताता हूँ इनको और खूब घूंसे मारूंगा। तो लोग आपको आपके घर का मामला समझ के नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे इसने अपनी माँ पे हाथ उठाया, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरे लोग आ जाएंगे, बीच में कूद जाएंगे, क्योंकि आप उनके ख्याल में इंसान नहीं रहे, आप एनिमल बन गए। एनिमल वो होता है जिससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो ये नहीं देखता कि माँ है या बाप है या भाई है या बहन है, कौन है। तो गुस्से में लोग, अपने गुस्से में क्या करते हैं? अपनी औलाद को मार देते हैं, मार देते हैं ना। बीवियां जो है, शौहर ने दूसरी शादी कर ली, पहले बच्चों को पानी में फेंका, फिर खुद भी छलांग मार दी। छोटी नदी थी, खुद तो खड़ी हो गई, बच्चे डूब गए। बैठ बैठ के डूबने की कोशिश की, लोगों ने बाल पकड़ के निकाल लिए। छोटी सी नहर में 3 बच्चे डूब के मर गए। ये उन्होंने गुस्से में किया। समझ आ रही है बात? तो गुस्सा जो होता है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये इंस्टिंक्चुअल होता है। आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने बेकसूर लोगों को मार दिया। तो प्लेटो ये कहता है कि कुदरत ने आपके लिए अक्ल को रखा है मॉनिटर करने के लिए, और अक्ल आपकी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करती है। अगर अक्ल ना हो तो आप में और जानवर में फिर कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि आप ज़्यादा खौफनाक जानवर हो जानवर के मुकाबले में, क्योंकि एनिमल्स कैन नॉट एक्ट अदरवाइज, ह्यूमन कैन एक्ट अदरवाइज, इसलिए दे आर मोर डेंजरस दैन एनिमल्स। तो इंसान को इंसान रखने की जिम्मेदारी प्लेटो के ख्याल में इनबिल्ट सिस्टम के अंदर रीज़न की है, और रैशनैलिटी तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हारे गुस्से को भी कंट्रोल करता है, तुम्हारे सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, या सेक्सुअल इंस्टिंक्ट डिराइव होनी बंद हो जाएगी, या आपका गुस्सा आना बंद हो जाएगा, या आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ख़त्म हो जाएगी। उसको रिजॉल्व करने के अकल आपको रैशनल चैनल बताएगा। मिसाल के तौर पर रैशनल सेल्फ आपको बताएगी खाने के औकात तय करो। तो उसका मतलब ये होगा कि एक वक्त के बाद जब दूसरा खाना खाओगे तो तुम इतने ज़्यादा भूख से पागल नहीं होगे कि तुम किसी की जान ले लो भूख के चक्कर में। आप घर 20 जगह डार्लिंग खाने में क्या है, उन्होंने कहा खाने में कुछ नहीं, मैं चल तुझे ही खा जाता हूँ। फिर मैं अब कौन पाया, बहुत सख्त भूख लग रही है, फिर क्या दूसरी शादी कर लूँगा और खा गए पकड़ नहीं। जिस तरह शेर के पिंजरे में कोई चला जाए, वो खाना देने जाता है, शेर को बहुत भूख है, उसने कहा अबे क्या ये इतना खाना दे, इसी को खा जाता हूँ आज। तो अगर वो खा जाए तो आप क्या कर लोगे? उसको खा जाता है ना, वो पकड़ लेता है कभी कभार, तो इसीलिए दूर से देते हैं ना उसको। शेर को जो खाना देने वाले डायरेक्ट जाके तो नहीं देते ना। क्यों? अगर उसका मूड बन गया कि यार आज तुझे ही खा जाता हूँ, तो खा सकता है ना। तो इंसान भी कर सकता है, ये इंसान ये कर सकता है, करेगा नहीं लेकिन कर सकता है। तो प्लेटो कहता है इतनी ज़्यादा देर तक इसको भूखा नहीं रखोगे, ये कुछ गड़बड़ करे, बार बार खाओ, रिपीटेडली खाओ, 3 टाइम खाओ, 6 टाइम खाओ, 5 टाइम खाओ, जो भी खाओ, ताकि तुम्हारे काबू में रहे तुम्हारा जिस्म। इसी तरीके से सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को
तुम सेटिस्फाई करो, लेकिन सेक्सुअलिटी के लिए तुम इंस्टीट्यूशंस बनाओ, मैरिज का इंस्टीट्यूशन बनाओ, फिर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि इस सेक्सुअल एक्ट के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको आप बेयर करोगे, कंडीशन करो इंसान को कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करे विद अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उसकी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स है वो टेम डाउन रहे और वो बैलेंस रहे, और उसके नतीजे में ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करे और ह्यूमन सिविलाइजेशन वैल्यूज़ के साथ जुड़े। अगर आपने सेक्सुअलिटी को ऑर्डर नहीं किया तो वो निकल जाएगा। तीसरा जो है, आपकी जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कंपेटिटिव एरियाज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस डेवलप करो, स्पोर्ट्स लेके आ जाओ, यू नो व्हाट आई मीन, जिसके अंदर इंसान अपनी एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करे। इसी तरीके से आप अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस डेवलप करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, ताकि लोगों को इनसिक्योरिटी ना रहे, महफूज अपने आप को समझे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अभी आज हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी को देखेंगे, ठीक है ना? ओके।